हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज गति और गति के नियम के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गति, मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? गति को समय के सापेक्ष यानी टाइम के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में, पोजीशन में परिवर्तन, पोजीशन में चेंज के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कोई कार मान लीजिए एक समय पर यहाँ है, फिर उसके बाद 2 सेकंड में कार यहाँ पर आ जाती है और फिर उसके बाद 0 मीटर से सीधा 4 मीटर में कार यहाँ पर आ गई, इस लोकेशन पर 2 सेकंड में। फिर उसके बाद फिर 2 सेकंड में 4 मीटर से 8 मीटर हो जाता है 2 सेकंड में। फिर 2 सेकंड में 12 मीटर हो जाता है, तो इसे हम गति कहेंगे। फिर उसके बाद दूरी यानी डिस्टेंस, किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो दूरी है यह एक सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स किसी वस्तु की गति मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो दूरी और समय का ग्राफ होता है किसी वस्तु की गति को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी स्पीड। ग्राफ में वक्र की स्लोप, ढाल, क्षणिक गति, इंस्टेंटेनियस स्पीड को दर्शाती है, यानी क्षणिक गति को दर्शाती है। और जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। मैं इसे सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और उसे यहाँ पर जाना है, तो वह इस प्रकार से भी जा सकता है, इस प्रकार से, और मतलब जिग जैग टेढ़े मेढ़े भी जा सकता है, और वो व्यक्ति ऐसे सीधे भी जा सकता है। तो विस्थापन किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या प्रारंभिक, ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम हो गया, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी यानी कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, विस्थापन वास्तविक पथ पर निर्भर नहीं करता और यह एक वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है मीटर है। विस्थापन वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बराबर होता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी नहीं 0 हो सकती। अब हम चलते हैं गति पर। गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी प्रति इकाई समय यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे चाल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर इक्वेशन भी दिया गया है। यदि कोई वस्तु यश को टी समय में तय करती है तो स्पीड होगी एस, स्पीड बराबर यश बटे टी। जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में होती है तो कहा जाता है कि वस्तु समान गति यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ
यानी समय के सीधे अनुपात में चेंज होती है, तो कहा जाता है कि वस्तु समान गति से चल रही है। तब चाल यश बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ, यानी यदि जब समय ज़्यादा रहेगा तो स्पीड कम होगी। और फिर एक बार नोट पॉइंट करेंगे, यानी इसे कॉपी में लिख लेंगे। यदि स्पीड ज़्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा, यानी स्पीड और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में होती है। दूरी समय के सीधे अनुपात में होती है। अब देखिए यहाँ पर औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर मान जो प्राप्त होता है उसे औसत चाल कहते हैं। और यदि कोई वस्तु एक समान चाल x से चलती है तो उसकी औसत चाल भी x होगी। वेलोसिटी, वेग को अब हम डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी इसे v से डिनोट करेंगे। किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेग कहते हैं। यह निश्चित दिशा में वेग कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में वेग कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग समान या परिवर्तनीय हो सकता है। यह वस्तु की गति, दिशा या दोनों बदलने पर परिवर्तित हो सकता है। औसत वेग कुल विस्थापन को और कुल समय अंतराल से विभाजित करने पर एवरेज वेलोसिटी प्राप्त होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बटे 2। इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जोड़ और 2 से भाग देंगे तो एवरेज वेलोसिटी प्राप्त होगी। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी a=v1 - v2/t, इसे ही त्वरण कहते हैं। अब चलिए हम आगे समझते हैं। जब वेग में परिवर्तन या वेग में समय के सापेक्ष कोई चेंज हो उसे हम त्वरण कहते हैं। जब गति एक समान नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जैसे आप समझ लीजिए कि किसी रास्ते पे जा रहे हैं साइकिल से या बाइक साइकिल से, तो आप कभी बाइक को तेज़ चला रहे हैं कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए बाइक को धीम चला रहे हैं, यानी धीमी चाल में, और कभी कुछ समय के लिए तेज़ी चाल से चला रहे हैं बाइक को। तो इस केस में क्या होता है, रास्ते के अलग अलग बिंदुओं पर इसके जो मान होंगे, जो त्वरण होगा वो अलग अलग होगा। जहाँ आप तेज़ बाइक को भगाएंगे वहाँ पर त्वरण का मान अलग होगा, और जहाँ आप कम स्पीड में बाइक को भगाएंगे वहाँ पर इस त्वरण का मान अलग होगा। आगे, यदि कोई वस्तु समान चाल से वृत्तीय पथ पर यानी सर्कुलर पाथ पर भी चल रही हो तो भी उसे त्वरित माना जाएगा, क्योंकि उसकी वेग की दिशा लगातार बदल रही होती है। जैसे कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, घूम रही है एक समान चाल से, तो इसका क्या हो रहा है, इसका जो दिशा है वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, वस्तु त्वरित माना जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर कहा है कि उसे त्वरित माना जाएगा क्योंकि उसकी वेग की दिशा लगातार चेंज हो रही है। देखिए त्वरण का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई का फुल फॉर्म होगा सिस्टम इंटरनेशनल, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक्सेलरेशन मूविंग कार, जैसे यहाँ पर जो कार है 4 व्हीलर वाहन है, ये स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अब फिर उसके बाद क्या होता है, 10 सेकेंड बाद यहीं पर इसकी स्पीड जो होती है 35 मीटर यानी 35 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो जो आप यहाँ पर निकालेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और लिया गया समय, यानी कितना समय लिया, टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 35 में से 30 घटाएंगे 5 बटे टाइम 10 सेकेंड में, तो 35 में से 30 घटाएंगे बटे 10, 5 बटे 10 यानी 1/2, 1/2 को 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका जो एक्सीलरेशन त्वरण होगा वो निकल कर चला आएगा। यहाँ हमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, जो त्वरण बराबर होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू जो हमारा होता है फाइनल वेग यानी यू, फाइनल वेग को हम वी से डिनोट करते हैं, सॉरी फाइनल वेग को, फाइनल वेलोसिटी को हम यू वी से डिनोट करते हैं, वी फॉर वैन, और जो प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम यू से डिनोट करते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला। तो त्वरण बराबर होता है फाइनल वेग माइनस अंतिम वेग, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटे टी, और ए बराबर एक सूत्र होता है v2 माइनस v1 बटे टी, जहाँ v2 क्या है, जहाँ v2 है फाइनल वेलोसिटी और जो v1 है वो है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। सन 1687 में यानी 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम प्रस्तुत किए। प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसॉफी नेचुरलिस नामक ग्रंथ में न्यूटन की गति के नियम वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो कि गति में वस्तुओं के व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन को परिभाषित करते हैं। गति के 3 नियम हैं, 3 लॉ ऑफ मोशन, जिसे जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या, न्यूटन का पहला नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम क्या है और न्यूटन का पहला नियम क्या है, ये दोनों एक ही हैं। तो आइए इसे आगे समझते हैं। कोई वस्तु तब तक विश्राम में रहती है, विश्राम यानी अपनी रुकी हुई अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए, यानी बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। कहने का मतलब है, यदि कोई गेंद है, ठीक, अगर इसे हम छुएंगे यानी टच करेंगे तभी ये क्या होगा, हिले डुलेगी, अपनी अवस्था को परिवर्तन करेगी। और जैसे कोई बॉल है, ऐसे एक समान चाल से एक सीधी रेखा में डॉट डॉट जा रही है, जब तक हम इस पर बल लगाकर अपने हाथ से रोकेंगे नहीं तब तक ये बॉल
जाती ही रहेगी अपने एक सीधी रेखा में। तो इसका अर्थ है कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था स्वतः नहीं बदलती। कोई वस्तु जो अपनी अवस्था है वह अपने आप ही नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। इसके लिए किसी बाहरी बल, देखिए यहाँ पर बोला है बाहरी यानी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है उसे गति देने या धीमा करने में। कोई बच्चा खेल रहा है, उसे हाथ में पकड़ा है, अपने आप में एक स्टेज में है वो बॉल, यदि बच्चा उस पर फोर्स लगाकर फेंकेगा तो बॉल दूर ही जाएगी। कहने का यही मतलब समझा रहा है। एग्जाम्पल, कोई गाड़ी अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकते हैं क्योंकि वे विश्राम अवस्था में थे। अब जैसे कोई बस में बैठा है यात्री, अब बस का ड्राइवर है वो अचानक से बस को मतलब कि भगाने की स्पीड में करता है, तो बस यात्री जो उसमें पीछे बैठेंगे यानी सीट पे जो बैठेंगे वो आगे की ओर झुक जाएंगे क्योंकि वो एक रुकावट अवस्था में यानी विश्राम अवस्था में है। अब इसका एक एग्जाम्पल और है, जब पेड़ को हिलाया जाता है तो फल नीचे गिरते हैं क्योंकि फल क्या है, एक प्रकार से विराम अवस्था में है, अपने स्थिति में है। यह विश्राम जड़त्व की शक्ति के कारण होता है। देखिए इसमें इतना अच्छा बताया गया है। पेड़ है एक वस्तु जो विश्राम में है, संतुलित बल पड़ने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। दो व्यक्ति इसे पकड़कर इसके संतुलित में परिवर्तन कर रहे हैं, इसे झकझोर रहे हैं। अब देखिए फल टूटकर टहनियाँ से नीचे गिर रही हैं। असंतुलित बल पड़ने पर गति और दिशा दोनों बदल जाते हैं। अब चलते हैं न्यूटन का दूसरा नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम में परिवर्तन की दर यानी दर क्या है, समय के सापेक्ष, रिलेटिव टू टाइम, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसे मैथमेटिकल यानी गणितीय फॉर्म में इस प्रकार से डिनोट करते हैं, F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बाई डेल्टा TF, जहाँ F फोर्स है और P संवेग में परिवर्तन और जो T है वो समय अंतराल टाइम इंटरवल है। तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम। अब न्यूटन के तीसरे नियम पर हम चलेंगे, यानी ये देखिए यहाँ पर समझाया गया है, द्रव्यमान और त्वरण के संदर्भ में लिखे जाने वाला सूत्र F बराबर ma होता है। F बल, m वस्तु का द्रव्यमान और a क्या है त्वरण। उदाहरण, किसी विमान की गति वायुगतिकीय बलों, उसके भार और इंजन द्वारा उत्पन्न थ्रस्ट से प्रभावित होती है। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल समझाया गया है। अब देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। यह क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर या दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर ही उतनी और उसी परिमाण का बल विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है। जैसे समझ लीजिए कि ये है नदी और इसमें नाव है। अब यहाँ से आप उतर रहे हैं तो पैर आपका एक नाव पे होगा और एक ज़मीन पर होगा। अब नाव को आप धक्का देते हैं तो आप ज़मीन की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी आप विपरीत पीछे की ओर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसे विपरीत दिशा में तो आप क्रिया कर रहे हैं और आगे भी एक क्रिया हो रही है, इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। ये जो स्विमिंग कर रही हैं यानी तैर रही हैं
देखिए पीछे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, जब पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं तो ये आगे बढ़ रही हैं। एग्जाम्पल, घोड़े द्वारा खींची जा रही गाड़ी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी को आगे खींचता है, गाड़ी भी घोड़े को उतना ही बल से पीछे खींचती है। रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट गैसों को पीछे की ओर छोड़ता है तो प्रतिक्रिया में खुद आगे की ओर बढ़ती हैं। अब ये फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया में ये आगे की ओर बढ़ेंगी स्विमिंग करने पर। स्पिनिंग बॉल, जब गेंद एक ओर घूमती है तो प्रतिक्रिया में विपरीत दिशा में मुड़ती है। विमान जेट नोजल से गैस पीछे की ओर निकलती है और प्रतिक्रिया में विमान आगे की ओर गति करता है, जिसे उच्च वेग प्राप्त होता है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल समझाया है। फूले हुए न्यूटन का तीसरा नियम, इसी से आप समझ लीजिए। फूले हुए गुब्बारे में हवा भरकर छोड़िए तो गुब्बारा नीचे की ओर और जो प्लास्टिक का बैलून होगा वो ऊपर की ओर ऊपर की ओर जाएगा। ये क्या है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।